यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं और 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है, यानी एक वाक्य में। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट हैं, जिनका उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड हैं, जिनका उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार नीति अपनाई? खुले द्वार की नीति, निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने, दक्षिण कोरिया ने, जापान ने, भारत ने। तो यहाँ पर चीन सही हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी। दूसरा है, स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? पाकिस्तान का, भारत का, चीन का या श्रीलंका का? तो स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान देश का हिस्सा था। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस देश के पास विशेष अधिकार यानी वीटो पावर नहीं है? जापान के पास, चीन के पास, ग्रेट ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा भारत, है ना? क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान के पास यानी विशेष अधिकार वीटो पावर नहीं है। इसके बाद चौथा है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस, चीन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश है, लेकिन भारत नहीं है। ठीक है, तो आपका नहीं पूछा है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है चौथा नंबर प्रश्न। क्या है? पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 11 सितंबर 2001 को किस देश पर आतंकवादी हमला हुआ है? 11 सितंबर 2001 को किस देश पर आतंकवादी हमला हुआ है? भारत पर, पाकिस्तान पर, रूस पर, संयुक्त राज्य अमेरिका पर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका सही हो जाएगा। 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी हमला किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर है, डरबन सम्मेलन कब हुआ? दिसंबर 2011, दिसंबर 2008, दिसंबर 2010, नवंबर 2007। तो डरबन सम्मेलन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों दिसंबर 2011। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 7 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में कहाँ हुई थी? मुंबई में, न्यूयॉर्क में, ब्राज़ील में, जर्मनी में। तो वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में हुई थी मुंबई में। आपको ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना? इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के मिल्क मैन के रूप में किसे जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन को, के.एन. राज को, जे.पी. कुमारप्पा को। तो भारत के मिल्क मैन के रूप में जाना जाता है वर्गीज कुरियन को। किसको? वर्गीज कुरियन को। ठीक है, और वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने का निम्न में से क्या कारण है? आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना, पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार, शक्तिशाली राष्ट्र बनना, ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने का निम्न से कारण है आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना, शक्तिशाली राष्ट्र बनना और पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? श्री वी.पी. सिंह, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी। तो इंदिरा गांधी ने। ठीक है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी दिया था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है। तो 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सह अस्तित्व में रहते हैं, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सह अस्तित्व में रहते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। उन्होंने
1 जनवरी 2017 को यह पद संभाला था। वामपंथ क्या है? तो वामपंथ एक राजनीतिक विचारधारा है मेरे प्यारे बच्चों, जो आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, अमेरिका ने इराक पर हमला कब किया? तो अमेरिका ने इराक पर 20 मार्च 2003 को हमला किया था। इसके बाद है 15 नंबर, दक्षिणी एशिया के किन्हीं दो देशों के नाम? तो दक्षिणी एशिया के दो देश हैं भारत और पाकिस्तान। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1926, 1951 से 1956। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 17 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्या है, यह किस राज्य में चलाया गया? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण के लिए किया गया एक आंदोलन है जो उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या कह रहा है? भारत पाकिस्तान विवाद की दो विशेषताएं हैं। तो भारत पाकिस्तान विवाद की दो मुख्य विशेषताएं हैं, कारण हैं। पहला है कश्मीर का विवाद, दूसरा है धार्मिक और क्षेत्रीय भिन्नता। कश्मीर के विवाद में कश्मीर पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद है ना। इसके बाद धार्मिक और क्षेत्रीय भिन्नता में सांस्कृतिक और धार्मिक भिन्नता के कारण मतभेद। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर है, 19 नंबर क्या कह रहा है? वर्चस्व शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। तो वर्चस्व का अर्थ होता है दूसरों पर अपनी शक्ति या प्रभाव बनाना, है ना, दूसरों पर अपनी शक्ति या प्रभाव बनाए रखना। 20 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, किन्हीं दो देशी रियासतों के नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का विरोध किया। ठीक है, तो यहाँ पर दो देशी रियासतों जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का विरोध किया है, कौन कौन से हैं वो? जम्मू और कश्मीर और दूसरा हैदराबाद। ठीक है, जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं सारे आपको तैयार करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है। ठीक है, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। संपूर्ण क्रांति एक पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो संपूर्ण क्रांति भारत के नेता जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था जो 1974 में छात्रों, किसानों और मजदूरों के समर्थन में शुरू हुआ था। यह आंदोलन भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी और अन्य सामाजिक आर्थिक समस्याओं के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। इसकी प्रमुख मांग थी कि लोकतांत्रिक प्रणाली में व्यापार सुधार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की स्थापना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनसंघीय विचारधारा क्या थी? तो भारतीय जनसंघीय विचारधारा भारतीय संस्कृति, धर्म और राष्ट्रवाद पर आधारित थी। यह पार्टी सांप्रदायिकता, हिंदू राष्ट्रवाद और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देती थी। इसके नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता के बजाय धार्मिकता को भारतीय समाज की बुनियादी धारा माना। वह समाज में हिंदू हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध थे और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर जोर देते थे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 23 नंबर है, क्या कह रहा है? हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक में शुरू हुई एक आंदोलन थी जिसका उद्देश्य देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। यह क्रांति नई कृषि तकनीकों, उच्च उपज वाली फसलों, उन्नत बीजों, सिंचाई प्रणाली और उर्वरकों के उपयोग के जरिए किसानों की उत्पादकता में सुधार करने पर केंद्रित थी। इससे भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर प्रश्न है, 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को स्पष्ट कीजिए। तो 1968 की परमाणु अप्रसार संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया था। इसके तहत 5 देशों को ही परमाणु हथियार रखने की मान्यता दी गई, जबकि अन्य देशों को उन्हें न बनाना या उनको परीक्षण नहीं करना है। ठीक है, जबकि अन्य देशों को उन्हें न बनाना या उनका परीक्षण नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य कार्य निम्न है। पहला है समस्त देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, दूसरा है मुद्रा स्थिरता और वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, तीसरा है आर्थिक सलाह और तकनीकी सहायता देना, चौथा है सदस्य देशों के भुगतान संतुलन में मदद करना। इसके बाद है 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पृथ्वी सम्मेलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था, जहाँ दुनिया भर के देशों ने पर्यावरण और विकास के बीच सामंजस्य बनाने पर विचार विमर्श किया। इस सम्मेलन ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास के लिए वैश्विक कार्यवाही की दिशा
तय की। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। ठीक है, तो यहाँ 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि वैश्वीकरण भारत के हित में है। तो वैश्वीकरण भारत के हित में माना जा सकता है क्योंकि इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मिलती है, जिससे व्यापार बढ़ता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यह वैश्विक तकनीकी प्रगति और निवेश के लिए अवसर खोलता है, जिससे भारत में रोजगार के लिए नए अवसर पैदा होते हैं। इसके साथ ही वैश्वीकरण ने भारत को विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका दिया है, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। यह भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा बनने का अवसर भी प्रदान करता है, जो देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 28 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण थे। तो शीत युद्ध की समाप्ति के प्रमुख कारण थे, पहला आर्थिक संकट। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कई वर्षों तक भारी सैन्य व्यय और अन्य कारणों से कमजोर हो गई, जो उसके पतन का मुख्य कारण बनी। दूसरा है प्रतिस्पर्धा और दबाव। अमेरिका की नेतृत्व वाली पश्चिमी शक्तियां और नाटो के साथ लगातार सैन्य और आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने सोवियत संघ को कमजोर किया। तीसरा है सोवियत संघ के अंतर्गत विभिन्न गणराज्यों का अलगाव। कई गणराज्य जैसे यूक्रेन और बाल्टिक देश ने अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू किए, जिससे सोवियत संघ कमजोर हुआ। इसके बाद है चौथा, क्या कह रहा है, सैन्य कमजोरी। सोवियत संघ अपनी सैन्य शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखने में असमर्थ रहा, खासकर अफगानिस्तान युद्ध के बाद। इन सभी कारणों से ने मिलकर सोवियत संघ को अंततः कमजोर कर दिया और शीत युद्ध के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स की भूमिका। दलित पैंथर्स एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1972 में महाराष्ट्र में हुई थी। इस आंदोलन ने दलितों के अधिकारों की रक्षा करने, उसके उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने और सामाजिक न्याय की लड़ाई लाने का काम किया। दलित पैंथर्स ने जातिगत भेदभाव, छुआछूत और गरीबी के खिलाफ संघर्ष किया। आंदोलन ने दलित समुदाय को एकजुट कर सामाजिक और राजनीतिक ताकत के रूप में पहचान दिलाई। उन्होंने समाज में न्याय की मांग को लेकर रैलियां, प्रदर्शन और सांस्कृतिक आंदोलन किए। इसके बाद आगे लिखेंगे क्या, दलित पैंथर्स ने दलितों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें आत्मसम्मान से जीने का हौसला दिया। यह आंदोलन महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में भी दलितों की स्थिति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसके बाद है 30 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, नक्सलवादी आंदोलन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो नक्सलवादी आंदोलन का उद्देश्य मुख्य रूप से गरीब किसानों, आदिवासियों और मजदूरों को उनके अधिकार दिलाना था, जो वे भूमिहीनता, शोषण, गरीबी और सामाजिक अन्याय के कारण खो चुके थे। इसके अतिरिक्त नक्सली आंदोलन ने उन्हें भूमि सुधार, सरकारी नीतियों में बदलाव, गरीबों के लिए अधिक मौके और न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली की मांग की। यह आंदोलन व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने की दिशा में काम करता है ताकि सामाजिक असमानता, वर्ग भेद और शोषण को समाप्त किया जा सके। नक्सली आंदोलन के पीछे मुख्य विचार था कि समाज में निहित असमानता और अन्याय को समाप्त करने के लिए हिंसक और सैन्य संघर्ष किया जाए। इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं इनको आपको तैयार करना है। 31 नंबर है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का उद्देश्य एवं उसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, अथवा सोवियत व्यवस्था के मुख्य विशेषताएं बताइए। इसके बाद है 32 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी, इसके कारण एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए, अथवा द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों की व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।